करेंगे HBL PSL एडिशन 8 की स्पेशल ट्रांसमिशन में। जनाब, PSL के मैचेस जारी हैं और हम अपने प्रोग्राम्स में बात कर रहे हैं खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के हवाले से और टीमों की कारकर्दगी का भी जायज़ा ले रहे हैं। आज जो मैच खेला गया है उसके हवाले से प्रोग्राम की इब्तिदा में थोड़ी गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद फिर इस मैच के अंदर जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस रही हैं इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। और साथ साथ दो मैचेस आज खेले जा रहे हैं। पहला मैच मुकम्मल हुआ पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स की टीमों के दरमियान। दूसरा मैच कुछ देर बाद उसका आगाज़ होगा जो कि इस्लामाबाद और मुल्तान की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। लेकिन ये आज जो पहला मैच था ये बड़ा ज़बरदस्त मैच रहा। अच्छा स्कोर इसमें देखने को मिला। शायकीन क्रिकेट को अच्छी क्रिकेट देखने का मौका मिला। ख़ास तौर पे जो बल्लेबाज थे उनकी कारकर्दगी बहुत ज़्यादा इसमें नुमाया रही। पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए 207 रन बनाए 19.3 ओवर्स में, यानी कि पूरे 20 ओवर जो है वो मुकम्मल ना कर सके। इसके मुकाबले में लाहौर की टीम 172 रन 19.4 ओवर्स में बना सकी और उनके तमाम खिलाड़ी आउट हो गए। इस तरह ये मैच जो है वो पेशावर ज़ल्मी की बरतरी पे ख़त्म हुआ, जिन्होंने ये मैच 35 रन से जीत लिया। मैच की ख़ास बात, साइम अयूब नौजवान ओपनिंग बैट्समैन, शानदार बैटिंग आज उन्होंने मुजाहिरा किया। 68 रन बनाए उन्होंने 36 गेंदों पे, 8 चौके और 3 छक्के लगाए। 188 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की। दूसरे एंड पर कप्तान बाबर आजम थे जिन्होंने हस्बे रिवायत स्लो इनिंग खेली। 41 गेंदों पर 50 रन उन्होंने किए, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के भी लगाए। 121 के स्ट्राइक रेट से मोहम्मद हारिस इस पूरे सीज़न में नाकाम रहे। आज भी कोई खातिर खा कारकर्दगी ना दिखा सके। 9 रन बना सके, 6 गेंदों पर 1 चौका उन्होंने लगाया। फिर जनाब खोलर कैडमोर आए, 36 रन उन्होंने बनाए और 16 गेंदों का उन्होंने सामना किया। 2 चौके लगाए और 3 छक्के लगाए। स्ट्राइक रेट उनका 225 रहा। तो ये बड़ा वाज़ेह फ़र्क रहा। आज बाबर आजम के हवाले से जैसे बात हो रही है वो इसी तरह की बैटिंग कुछ करते हैं, लेकिन उनके अलावा जितने भी बल्लेबाज थे बड़ी ज़बरदस्त उनकी बैटिंग रही और अच्छे स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन किए। दीगर जो नीचे आने वाले बैट्समैन थे कोई ख़ास कारकर्दगी ना दिखा सके। तो एक लम्हे पे महसूस ये होता था कि ये स्कोर जो है वो 220 या इससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आखिर के जो टेल एंडर्स थे उनकी बैटिंग जो है वो कोई इतनी मुतासिरकुन नहीं रही, जिसकी वजह से स्कोर 207 तक महदूद रहा। लेकिन मैच ये पेशावर ज़ल्मी की बरतरी के साथ ख़त्म हुआ। इस मैच के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे एक्सपर्ट लाइन पर मौजूद हैं। सबसे पहले जो हमारे मौजूद मेहमान हैं मुनीरुल हक साहब, हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं और आप उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, बेहतरीन तज्ज़िया और तबसरा कर रहे हैं। आज एक दफ़ा फिर हमने मधु का रखा है, टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब मुनीरुल हक साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया यासिर। मुनीर भाई, चाहूँगा कि थोड़ा सा इस मैच के हवाले से बात हो जाए। आपसे कुछ देर पहले मैच मुकम्मल हुआ और अच्छी क्रिकेट शायकीन क्रिकेट को देखने को मिली। लाहौर कलंदर्स जो पिछले कई मैचेस से उन्होंने अपनी एक जीत की रवायत बरकरार रखी हुई थी, आज वो शायद ट्रैक से थोड़ा सा उतर गए और ये मैच जो है वो जीतने में कामयाब नहीं हो सके। और इसके अंदर बहुत कुछ है, ख़ास तौर पे बैटर्स के हवाले से और कप्तानी के हवाले से कहने के लिए, लेकिन मैं चाहूँगा ज़रा इस मैच के ऊपर एक आप तबसरा कीजिए कि आपने कैसा पाया इस मैच को। जी अच्छा यासिर, जिस तरह लाहौर की टीम खेल रही थी, मुतवातिर फतवाहत हासिल कर रही थी, वही टीम थी जो सिर्फ एक ही मैच हारी थी 7 मैचेस खेलकर, तो उससे तो ये लग रहा था कि इस मैच में भी लाहौर की टीम का पलड़ा भारी होगा और लाहौर की टीम ये मैच भी जीत लेगी। पेशावर की टीम थोड़ा सा रिलक्टेंट मुझे नजर आ रही थी, इससे पॉइंट टेबल पर भी चौथी पोजीशन पे थी। लेकिन आज सबसे पहले तो पेशावर की दाद देनी होगी। साइम अयूब को उन्होंने ओपन भेजा, बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली। उस नौजवान ने एक दफा फिर साबित किया कि बहुत प्रोटेक्शन है, बहुत सलाहियत है। बाबर आजम ने भी 41 गेंदों 50 कर दिए। टॉम कॉलर कैटमोर ने भी 30-35 रन की एक जारहाना इनिंग खेली। तो एक वक्त तो ऐसा लग रहा था जब 107 रन हुए थे, उनका कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ था पेशावर ज़ल्मी का, तो लग रहा था कि 220 का टोटल ऑन है। लेकिन बाद में फिर हमने देखा एक छोटा मिनी क्लैप्स, जो उनका मिडिल और लोअर ऑर्डर है वो इतने रन नहीं बना सका और 207 रन पर टीम जो है वो उसके ओवर खत्म हुए। तो उसके बाद जाहिर है लाहौर की टीम बहुत डिपेंड कर रही है फखर के ऊपर। लाहौर की टीम बहुत डिपेंड कर रही है सिकंदर रजा पे भी, जो बड़े अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे। दीगर प्लेयर भी हैं
लेकिन आज अर्ली हमने देखा कि 21 रन पर ही उनके 4 खिलाड़ी आउट हो गए। वहाब रियाज ने 2 गेंदों पर 2 खिलाड़ियों को भी आउट किया। आज वहाब रियाज जरा डिफरेंट वहाब रियाज नजर आ रहे थे, जो कि पिछले मैचों में हम देख रहे थे कि बहुत ही ऑर्डिनरी बॉलर लग रहे थे। आज रिदम में भी रहे, अच्छी बॉलिंग की। उसके बाद आज हमने शाहीन शाह अफरीदी का एक नया रूप देखा। वो थोड़ा अर्ली बैटिंग करने के लिए आए और उन्होंने 50 स्कोर की, बड़ी जारहाना बैटिंग। आज वो 4 विकेटें भी उन्होंने ली, 50 रन भी बनाए। तो एज एन ऑलराउंडर तो उनका बहुत ही अच्छा मैच रहा। और अब वो एहसानुल्लाह की 16 विकेटों के बाद 14 विकेटों के साथ दूसरी पोजीशन पर ही पहुंच गए हैं जी। नटशेल इससे ये है कि पिशावर की एक बहुत बड़ी फतह है, अच्छी फतह है पिशावर की, मोरल बूस्टिंग फतह है। इसलिए कि इस फतह के बाद अब कराची की टीम तो बिल्कुल ही आउट हो गई है टूर्नामेंट में, और जो कोयटा की टीम रह गई है उसके लिए भी मुश्किलात हैं। मुश्किलात क्या, कोयटा की टीम भी ऑलमोस्ट देखा जाए तो आउट हो चुकी है, क्योंकि अगले तीनों मैच हारने होंगे पिशावर को, और कोयटा को अपने दोनों मैच बड़े मार्जिन से जीतने होंगे, जिसके इम्कानात ऐसे नजर नहीं आते। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस वक्त जो टॉप 4 पर हमें 4 टीमें नजर आ रही हैं, वही टीम प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर लेंगी। ठीक है, मुनीर भाई ये फरमाइएगा कि ये कप्तानी में खुद को ऊपर ऑर्डर पे प्रमोट करना ये कैसा फैसला था? क्योंकि रन्स तो इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छे शाहीन आफरीदी ने किए, लेकिन इससे पहले भी ये बात हो चुकी है, एक दफ़ा हम देख चुके हैं कि 3 ऐसे बल्लेबाज जो कि T20 क्रिकेट में बड़ा अच्छा रिकॉर्ड उनका है, इंक्लूडिंग सिकंदर रज़ा, वो उनके बाद आए। उसमें डेविड वीज़ा भी शामिल हैं, उसके अंदर राशिद खान भी शामिल हैं। तो ये खुद को ऊपर प्रमोट करना, और एक वक्त पे बहुत ज़्यादा गेंदें उन्होंने ज़ाया की शाहीन आफरीदी ने, और लोग उस वक्त कमेंटेटर्स भी ये बात कर रहे थे कि ये खुद को ऊपर भेजने का क्या मकसद है। और उस वक्त तक ऐसा लग रहा था कि बहुत देर हो गई जब उन्होंने चार्ज लिया। कि वाकईतन ऐसा था, या आप समझते हैं कि उन्होंने अपने ऑर्डर को प्रमोट करके सही फैसला किया? ये थोड़ी सी बात हो रही है, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है यासिर, ये उनका जाती फैसला था। कभी कभी कप्तान जो है वो ये समझता है कि वो बड़ी अच्छी फॉर्म में है और इस वक्त इसको आना चाहिए और बैटिंग करना चाहिए, शायद इसी किस्म की कोई बात थी। आपने बिल्कुल सही कहा कि शुरू में वो चीज नहीं थी, बाद में तो उन्होंने काफी हद तक चीजों का मैनेज किया, जारहाना खेले, लेकिन शुरू में नहीं खेल पाए। तो ये उनकी पर्सनल अपना एक होगा कि जी मैं जाके लॉन्ग हैंडल यूज करता हूँ, तो इतने कम रन हैं, इतने ज्यादा रन अभी बनाने हैं, तो उस प्रेशर को उन्होंने कम करने की कोशिश से गए थे। उस कोशिश में कुछ हद तक वो कामयाब जरूर हुए, लेकिन उतना नहीं हो सके, क्योंकि 35 रन से लाहौर हारी है, तो एक बड़ा डिफरेंस है। देखिए, डेविड वीजा भी इस पूरे टूर्नामेंट में हमें कोई इतना अच्छी फॉर्म में नजर नहीं आ रहा है बैटिंग का, और ना ही हमें जो है वो राशिद खान जिस तरह के लॉन्ग हैंडेड यूज करते हैं, बड़े अच्छे हैं, वो भी हमें नजर नहीं आए। तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम तो हमें लाहौर का नजर आया है। मेरे ख्याल ये उनकी पर्सनल एक थिंकिंग होगी कि जी मैं ऊपर जाऊं और कुछ ऐसी इनिंग्स खेल दूं जा रहे हैं ना, कि जिससे ये लगे कि लाहौर को शायद कुछ हो ना। सेटबैक हुआ लाहौर के लिए, 21 रन पर 4 खिलाड़ी आउट, हम कोई भी इतनी तवक्को नहीं कर रहे थे। अच्छा, ये मुनीर भाई सवाल पूछने की ज़रूरत इसलिए महसूस होती है कि सिकंदर रज़ा को जब हम बैटिंग करते हुए देख रहे थे, तो सिकंदर रज़ा बड़ी अच्छी हिट है, क्लीन हिट उन्होंने एक मारी भी, बड़े लंबे छक्के भी मारे, और 2-4 बाउंड्री भी बड़ी जल्दी उन्होंने जो है वो कंसीव की। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अपने से ज़्यादा अच्छी फॉर्म में इस वक्त सिकंदर रज़ा हैं, उनको भेजना उस वक्त की ज़रूरत थी। शायद कि अगर वो इस सिचुएशन में सिकंदर रज़ा होते तो मैच की सूरत हाल मुख्तलिफ होती। तो ये ख़ास तौर पे बॉलर्स अब वो अपने आप को ऑलराउंडर प्रिटेंड कर रहे हैं, इससे उनकी एक्सपर्ट्स की राय है कि उनकी बॉलिंग को भी नुकसान होगा। ये किस किस्म का फैसला है, ये ज़रा बताइएगा कि इसके पीछे क्या सोच जो है वो काम कर रही है। और कुछ लोग ये भी सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जो सुसर साहब हैं वो ज़्यादा मशवरे आजकल दे रहे हैं, क्या उनकी तरफ से ऐसा आपको लगता है कोई मशवरा दिया गया है कि आप ऑलराउंडर के तौर पर अपने आप को जो है वो सामने लेकर आएँ? देखिए, जिस तरह की परफॉर्मेंस शादाब देने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 2-3 सीजन से, पेशावर रणबी के लिए एज एन ऑलराउंडर खेल रहे हैं, तो दिमाग में तो आता है, क्योंकि ये भी जारहाना बैटिंग तो कर लेते हैं, छक्के वक्के लगा लेते हैं। तो आज जब 21 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हुए थे, तो शायद एज ए कैप्टन इनका अपना डिसीजन मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस होता है बाज़ दफा एक प्लेयर को कि मैं जो हूँ यहाँ से इस मैच को मैं जारहाना खेलूंगा, और ये जो एकदम से मेरी विकेट गिरी है इसको मैं बचा लूंगा, ये खेल जाए तो बाद में फिर सिकंदर रज़ा, डेविड वीजा और राशिद खान आके संभाल लेंगे। बिल्कुल ठीक है। उनकी थी
लेकिन शायद शुरू में वो सक्सेस नहीं हो सकी और बाद में दीगर खिलाड़ी भी साथ नहीं दे सके, वरना 35 रन का जो फर्क होता है वो जी बड़ा वाज़ेह मार्जिन होता है T20 में। बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसा ही। अच्छा, यहाँ पर तारीफ करनी होगी हुसैन तलत की। अच्छी इनिंग उन्होंने खेली है, 37 गेंदों के ऊपर 63 रन बनाए, बड़े जाराना मूड में नजर आए, और ये इनिंग जो है देखिए, उनके ऊपर ड्यू थी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ड्यू थी, इसलिए मुझे तो लग रहा था कहीं हुसैन तलत को ये ड्रॉप ना कर दें, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं नजर आ रही थी ना बॉलिंग में ना बैटिंग में कि वो लाहौर जैसी टीम का हिस्सा हो। लेकिन आज उन्होंने तमाम पिछली जो भी कमी थी पूरा कर दिया और बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है। आज हुसैन तलत ही हमें नजर आए थे कि जो अगर अगर हम बैटर्स की बात करें लाहौर के, तो जो हमें कुछ खेलते हुए नजर आए हैं, बाकी तो ऐसी कारकर्दगी नहीं दिखा सके। तो हुसैन तलत के बारे में बिल्कुल सही है कि जो उनकी कमी थी उन्होंने इस मैच को पूरी करने की पूरी कोशिश की है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैं यहाँ चाहूँगा ज़रा कप्तान पेशावर ज़ल्मी के बाबर आजम, उनकी बैटिंग के हवाले से बात कर ली जाए। इससे पहले भी ये बात हो चुकी है, ना चाहते हुए ये सवाल दोबारा दोहराना पड़ता है कि जब इस विकेट के ऊपर महसूस ये हो रहा था कि आज बैटर्स के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा मौक़े हैं, वहाँ पर बाबर आजम 120 के स्ट्राइक रेट से खेलते रहे और एक दफ़ा फिर 41 गेंदों के ऊपर 50 रन्स बनाए। क्या आप समझते हैं कि उनके ऊपर जो तनकीद हो रही है उसका वो कोई असर लेंगे, या ये जो उनका तरीका है बैटिंग करने का इसको जारी रखेंगे? क्योंकि दूसरी तरफ आप देखें कि एक यंगस्टर ने आज जिस तरह की हिटिंग की है, जितनी क्लीन स्ट्राइक्स उसने ली हैं साइम अयूब ने, वो वाकई देखने से ताल्लुक़ रखती थी। लेकिन दूसरे एंड पे बाबर आजम वही रिवायती खेल अपना पेश कर रहे थे, 41 गेंदे 50 रन, और फिर ये कि वो प्रेशर एक दफ़ा फिर हमने देखा कि वो नीचे बैटर्स जो हैं उन पर आता है, और एंडिंग में ये जो स्कोर बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि 220 के करीब जाएगा, वो सिर्फ 207 रन तक जो है वो महदूद होकर रह गया। क्या कहेंगे इस हवाले से? ये देखिए, बहुत दफा ये बात हो चुकी है, आप भी कई मतलब प्रोग्राम में जी इसको जी डिस्कस कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता है कि हम उनकी इस अप्रोच को चेंज कर पाएंगे बाबर आजम की। जी वो जी इसी पैटर्न से खेलते हैं, 130 140 120 की स्ट्राइक रेट से, इससे ज्यादा स्ट्राइक रेट उनका होता नहीं है। जी तो मुझे तो नहीं लगता कि उनका कोई चेंज होगा। लेकिन आज जो चूंकि साइम अयूब बहुत अच्छा खेल गए, तो उसकी वजह से भी आपने देखा शुरू के 10 ओवर या 10.4 ओवर में ही 100 रन हो गए थे। तो जी बहुत अच्छी कारकर्दगी साइम अयूब की थी। नहीं, बाबर की स्ट्रेटेजी चेंज नहीं हो सकती दोस्त। बाबर आजम जैसा खेल रहे हैं वैसे ही उसी चलता तरह से रहेगा सिलसिला। खेलेंगे। और आप चाहें कि वो 200 के स्ट्राइक रेट से खेलें, तो इतने अरसे से मैंने तो कभी नहीं देखा बाबर को कि वो कोई ऐसी इनिंग खेलते हैं कि जहां पर आपको 40 गेंदों पर 80 रन की जरूरत होती है और वो बना लेते हैं। वो साथ जरूर दे देंगे आपका, लूज बॉल का इंतजार करेंगे, चौके अच्छे लगा लेते हैं, छक्के भी लगा लेते हैं, लेकिन उसके लिए उनको अपना बॉल मिलनी चाहिए उनके मतलब की, जब ही होगा। वो जो आजकल मॉडर्न क्रिकेट है उस हवाले से तो बहरहाल बाबर आजम हमें पीछे नजर आते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो पेशावर ज़ल्मी है ये चौथे नंबर पर आ गई है पॉइंट्स टेबल के ऊपर, और इससे ऊपर मुल्तान सुल्तान है जिसके 8 ही पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पॉइंट्स टेबल की मैं चाहूँगा थोड़ी सी बात करें, और मुल्तान सुल्तान की थोड़ी सी बात ज़रूर कीजिएगा कि ये आने वाले मैच में क्या तवक्कुआत हैं, क्योंकि जो पिछले मैचेस रहे हैं ये बिल्कुल वो मुल्तान सुल्तान नहीं हमें नज़र आई जो कि टूर्नामेंट के आगाज़ में या गुज़िश्ता सीज़न के अंदर हमें मुल्तान सुल्तान नज़र आई थी। तो ये अचानक से ये जो टीम जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही थी, इसका कोलैप्स कर जाना, इसकी क्या वजह समझ में आती है? मैं चाहूँगा ज़रा मुनीर भाई, इसके ऊपर सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा सवालात हो रहे हैं, इसका मैं चाहूँगा ज़रा बिल्कुल। जवाब दीजिए। जी देखिए, शुरू में तो ये लग रहा था कि मुल्तान जैसी कोई टीम ही नहीं है, और बिल्कुल ऐसा ही। मुल्तान जो है सबसे ज्यादा मजबूत टीम है। लेकिन हमने देखा कि लाहौर की टीम आई और लाहौर की टीम मुल्तान से आगे निकल गई। अभी इस्लामाबाद की टीम भी मुल्तान से हमें आगे नजर आ रही है। अगर हम पॉइंट टेबल पे देखते हैं, पिछले तो दो मैच हारे हैं ना, जी उसमें उनके बैटर्स का प्रॉब्लम हमें नजर आया है। देखिए, अब टिम डेविड भी आ गए हैं, फिर उनके पास डेविड मिलर हैं, उनके पास राइली रोसो हैं, कैरन पोलार्ड हैं, कोइजिल शाह हैं, तो खुद मोहम्मद रिजवान है। तो बैटिंग तो उनकी नो डाउट के इस वक्त भी अगर आप देखें तो टूर्नामेंट की सबसे अच्छी बैटिंग लाइन मुल्तान की है। जी लेकिन डिपेंड ये करता है कि क्या वो चल पाते हैं। पिछले दो मैचेस में अगर नहीं चले तो उसकी क्या वजह थी, इस चीज को उनको देखना होगा। और जिस तरह से उन्होंने उसामा मीर को वन डाउन जी उनका जी बैकफायर कर गया था, वो डिसीजन क्यों लिया गया, इसको सोचना होगा। मुल्तान के लिए मेरा ख्याल है दो मैचेस हारने के बाद अब गलती की गुंजाइश नहीं है।
क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद और मुल्तान के दरमियान ये रस्साकशी चल रही है कि टॉप 2 में कौन आता है। जी देखिए, टॉप 2 में आने का जो सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप प्ले ऑफ में पहुंचते हैं, और अगर आप पहला मैच हार भी जाएं तो आपको एलिमिनेटर में फिर मौका मिल जाता है। तीसरी चौथी टीम के लिए तो है ही नहीं, उनको तो सब मैचेस जो है वो जीतने होते हैं प्ले ऑफ में। जी तो जी नंबर 1 और नंबर 2 पोजीशन का ये फायदा रहता है कि आपको एक मौका मिलता है। तो इस वक्त रस्साकशी चल रही है मुल्तान में और उनमें इस्लामाबाद में, और अभी कुछ नहीं पता है। लाहौर भी आज हार गई है कि कौन सी टीम इन तीनों में से टॉप 2 में पहुंचेगी। तो आज मुल्तान का मैच जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इस्लामाबाद से। इस हवाले से दोनों ही टीमें अपनी पूरी कोशिश करेंगी आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल ठीक है। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड का थोड़ा तस्करा कर लेते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टीम है इस टूर्नामेंट के अंदर, जिसमें सबसे ज़्यादा टीम में एनर्जी नज़र आई है, या जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, ये आप समझ लें कि जो ख़ास तौर पे जो बैटर्स हैं बहुत अच्छी पावर हिटिंग का मुजाहरा किया है, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं। और आज के मैच में अगर वो कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो यकीनी तौर पे जो टॉप की जो टीम्स हैं उनसे ऊपर जो टीम्स हैं, ख़ासतौर पे लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान जिनकी अभी बात हो रही है, मुल्तान सुल्तान को भी ज़ेर कर लेंगे तो आगे जो है वो चांसेस कितने बनते हैं। मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से बात कर लेते हैं कि इस्लामाबाद देखिए, यूनाइटेड इस्लामाबाद अगर आज हरा देती है मुल्तान को तो फिर तो चांसेस उसके बहुत अच्छे हो जाएंगे। जी फिर तो लाहौर को भी वो आंखें दिखाना शुरू करेंगे जी आप भी हम आपसे भी ज्यादा दूर नहीं है। बिल्कुल तो ठीक है। अभी तो ये तीनों टीमों के दरमियान बड़ा जबरदस्त मुकाबला होगा। पेशावर ज़ल्मी मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो थोड़ा सा अभी पीछे है। वो टॉप 4 में तो है, अब जी टॉप 3 या टॉप 2 में आती है नहीं, लेकिन ये तीनों टीमों के दरमियान अभी आप कुछ नहीं कह सकते कि इन तीन में से कौन सी दो टीमें हैं। आज के मैच के बाद बहुत कुछ अंदाजा हो सकता है कि कौन सी टीम हम टेबल पर टॉप 2 देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो पीएसएल में ये होता है कि कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ में पहुंचेंगी। बिल्कुल वो ठीक तो है। ऑलमोस्ट डिसाइड हो गया है कि जी बॉटम 2 वाली दोनों टीमें कराची और कोयटा इट लुक्स के ये बाहर हो चुकी हैं। टेक्निकली कोयटा नहीं हुई, लेकिन जो हालात लग रहे हैं उसके हिसाब से जी अब टॉप 4 डिसाइड होता है तो फिर टॉप 2 का डिसीजन का होता है। जी तो अब टॉप 2 के डिसीजन में ये तीनों टीमें लगी हुई हैं उसमें कि कौन सी अब ये मुकाबला है, ये देखने का मैच भी बहुत हद तक इसको कुछ सामने लाएगा पिक्चर को कि भाई कौन सी टीम हमें टॉप 2 में नजर आ रही है। जी जी बिल्कुल आपने सही कहा कि इससे काफ़ी हद तक ये बात क्लियर हो जाएगी। और मुल्तान सुल्तान का भी आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि टीम कॉम्बिनेशन तो अच्छा है, लेकिन ये 2 मैचों में जो शिकस्तें हुई हैं पै दर पै, इसकी वजूहत जानने की ज़रूरत है। और ये भी महसूस होता है कि रिजवान इलामिन जो है वो बड़ा अच्छा और स्ट्रॉन्ग कमबैक करने की अहलियत रखती है। तो आज ये एक टेस्ट है रिजवान इलामिन के लिए, मुल्तान सुल्तान के लिए, कि वो इस्लामाबाद ये जो थोड़ी कि सी जी जी हाँ, जी जी मुझे आपकी थोड़ा सा सवाल समझ में नहीं आया, जरा प्लीज रिपीट करेंगे। जी जी मैं अपना सवाल मुकम्मल करता हूँ। मैंने अभी असल में सवाल की नहीं, आपकी बात ही मैं दोहरा रहा था। सवाल मैं अभी आपकी खिदमत में रखूंगा। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा जी जी कि ये जी जी मुल्तान सुल्तान जो है वो स्ट्रॉन्ग कम बैक कर सकती है, बात बिल्कुल थी। अब सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि बॉलिंग के हवाले से, जैसे हम देख रहे थे कि इरफान उल्लाह जो है एक अच्छे बॉलर साबित रहे, लेकिन ये बाकी मानदा जो बॉलर हैं और ख़ासतौर पे उसामा मीर, इनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं, ये भी कोई ज़्यादा कोई मुतासिर कुन कारकर्दगी नज़र नहीं आई। बॉलिंग में कितने ऑप्शन और इनके पास हैं आप समझते हैं? मुल्तान सुल्तान की मैं बात कर रहा हूँ। जी देखिए, मुल्तान सुल्तान के पास सबसे तो मेन वेपन इनके जो है वो एहसान उल्लाह हैं, जो जी 16 जी विकेटों के साथ टॉप पर हैं। फिर इनको शुरू में ही जब उनके बॉलर का इंजर्ड हो गए थे शाहनवाज धानी, उससे जी उनको हुआ है। तो बाकी जो बॉलर हैं इनके, उन्हीं के ऊपर इनको चलना पड़ेगा। बॉलिंग मजबूत है, पेशावर के पास भी अच्छी बॉलिंग, उतनी अच्छी बॉलिंग मुल्तान के पास हमें नजर नहीं आ रही है। जी जी जो भी है, चाहे उसामा मीर हो या एहसान उल्लाह हो या इनके दीगर बॉलर हो, उन्हीं पे भरोसा करना पड़ेगा। अच्छी लाइन और लेंथ के साथ अगर बॉलिंग करें ना जी तो जी इतने रन का इश्यू नहीं होता। लेकिन जब आप प्रेशर में आ जाते हैं बैटर के, या आप खराब लाइन और लेंथ में गेंदें करते हैं, तो आपकी पिटाई होती है। तो ये रिजवान को बहुत अच्छी तरह से बताना पड़ेगा अपने बॉलर्स को, जो भी इनके पास हैं अवेलेबल, उनको बताना पड़ेगा कि भाई अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदें करें। इसलिए कि आप जो है बैटर तो इनके अच्छे हैं, लेकिन बॉलिंग में अगर बहुत ज्यादा रन बन गए तो फिर इनके जो बैट्समैन है उनको भी चेस करने में मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बॉलिंग के अंदर खासतौर पे बॉलर्स का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। अगर सही इस्तेमाल होगा तो वो फिर जो है वो दोबारा से उस फॉर्म में वापस आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब ये ज़रा टॉस के हवाले से भी बात हो जाए। सोशल मीडिया पे ये भी बड़ी बात हो रही है कि टॉस बड़ा अहम किरदार अदा करता है।
यहाँ पर आपको क्या लगता है, टॉस जीतकर मुल्तान की स्ट्रेंथ क्योंकि बैटिंग है तो बैटिंग की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, क्या ऐसा हो सकता है, आप क्या समझते हैं? यार अब तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो टीमें टॉस जीत रही हैं वो पहले बैटिंग को प्रेफर कर रही हैं। आज भी हमने यही देखा, लाहौर ने अपने मुस्तकिल के 3 मैचेस में यही किया। जी तो अब ये टॉस का फैक्टर तो यहाँ पर वो नजर नहीं आ रहा है जो हम कराची में देखते थे कि टॉस जीतो और पहले फील्डिंग करो, या पिछले सीजन में हम देख रहे थे। जी 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 जी, यहाँ पर मुस्तकिल तो दूसरी बैटिंग। यही चल रहा है कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रहे हैं, कोई कोई फील्डिंग भी कर लेता है। लेकिन वो यहाँ टॉस का इतना वो इशू नजर नहीं आ रहा है कि आप टॉस जीत के लाजमी फील्डिंग करें या लाजमी बैटिंग करें। टीमें अपने अपने दौर से अपनी स्ट्रेंथ को देख के, विकेट को देख के फैसला कर रही हैं कि क्या करना है। तो टॉस का कोई इतना इशू नहीं है, टीम बैटिंग भी पहले कर रही है, टीम फील्डिंग भी कर रही है। लेकिन लाहौर को मैंने देखा है कि जब भी वो टॉस जीतते हैं वो पहले बैटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, अब जरा सोशल मीडिया की तरफ आते हैं ना, कि जो मामला जो है सोशल मीडिया पे ज़ेर बहस आ रहे हैं, उसमें जो टॉप ट्रेंड पर हैं वो साइम अयूब हैं। और साइम अयूब के जो शॉट्स हैं वो बड़े कमाल के हैं, और ख़ास तौर पे आज उन्होंने एक हिट जो मारी है हारिस रऊफ को स्टार्ट में ही पहले ओवर में, वो बहुत ही शानदार रही है। तो ये बड़ा प्रॉमिसिंग क्रिकेटर नज़र आ रहा है। तो ये मैं चाहूँगा ज़रा मुनीर भाई इस हवाले से बात हो जाए, क्या मुस्तकबिल साइम अयूब का नज़र आ रहा है? क्योंकि परफॉर्मेंस के अंदर जो कंसिस्टेंसी है वो वक्त की ज़रूरत है और डिमांड है, जो कि इस हवाले से थोड़ा सा अभी कमज़ोर नज़र आ रहा है। एक मैच में परफॉर्मेंस के बाद अचानक से परफॉर्मेंस के अंदर एक बहुत ज़्यादा डिक्लाइन उनके नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे साइम अयूब के लिए? देखिए, अच्छे बैट्समैन वही होते हैं जो कंसिस्टेंट होते हैं। जी बिल्कुल। अगर आपने एक मैच में स्कोर कर दिया, फिर 4-5 मैच आपके खराब गए, फिर एक तो वो चीज नहीं होती। आपको जो है कंसिस्टेंट आप रहेंगे, या अगर आप कोई बहुत अच्छी गेंद पड़ गई, उस पर आउट हो गए या रन आउट हो गए तो एक अलग बात है। जी लेकिन अपना पोटेंशियल तो बहुत भरपूर तरीके से दिखाया है। बिल्कुल वाज़ेह तौर पे सामने आए हैं कि पाकिस्तान को एक फ्यूचर स्टार मिल गया है। ये पहले भी कोयटा से खेले थे एक सीजन, लेकिन उस वक्त जाहिर है बच्चे थे, नहीं चल सके। अब जब इनको लिया है टीम ने तो पिक किया है, तो ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और आज तो ओपन गए और ओपन जाके जिस तरह से इन्होंने खुल के खेला है, बाबर आजम ने इनका भरपूर साथ दिया एज ए कैप्टन या एज ए सीनियर प्लेयर जो भी है। लेकिन मुझे तारीफ करनी पड़ेगी, और मैं फिर ये दोबारा आपके चैनल तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि न्यूजीलैंड से सीरीज है या अफगानिस्तान से आपकी सीरीज है, तो उसमें साइम अयूब को आपको हर सूरत रखना पड़ेगा। अब्दुल्ला शफीक भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, फखर ने 1-2 इनिंग शुरू में बहुत अच्छी खेली थी, लेकिन उसके बाद अब वो भी थोड़े से रन उनके नहीं बन रहे हैं। लेकिन साइम अयूब जिस तरह से पिछले, मेरा ख्याल उनकी तीसरी 50 है इस पीएसएल में, और बहुत अच्छी कारकर्दगी, तो बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग है। और डोमेस्टिक में भी बहुत अच्छी कारकर्दगी इनके पिछले दिनों रही है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान मिल गया है टॉप ऑर्डर में। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। दूसरी तरफ एक और चीज़ पेशावर ज़ल्मी के हवाले से जो सोशल मीडिया पे इस वक्त ट्रेंडिंग में है, वो ये बच्चा मोहम्मद हारिस के हवाले से है, जिसकी परफॉर्मेंस जो है वो कुछ इस सीज़न में अच्छी नज़र नहीं आई। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? और लोग अब ये भी बात कर रहे हैं कि बहुत जल्दी शायद मौका दे दिया गया, इंटरनेशनल क्रिकेट का फ्लेवर मिल जाने के बाद भी कोई खातिर खा इंप्रूवमेंट उनमें नहीं आई, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट वो हो गए, जिसकी वजह से शॉट सिलेक्शन जो है वो सही तरह से नहीं कर पा रहा है। ये क्या बात दुरुस्त है? मैं चाहूँगा ज़रा मोहम्मद हारिस के हवाले से कुछ कहिए। बात आपकी काफ़ी हद तक, जो चीज़ मोहम्मद करती है, डरते नहीं है, बड़े दिलेराना अंदाज से खेलते हैं। लेकिन ये आपका सही कहना है कि ये चीज की एक हैसियत अपनी जगह जरूर है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं होगी, आप रन बना के नहीं देंगे, अपनी टीम के लिए स्कोर नहीं करेंगे, तो फिर ये चीज नहीं होगी। आपको पता है कि शॉर्टर फॉर्मेट में अगर रिजवान के बाद आपने किसी विकेट कीपर को ग्रूम किया है तो मोहम्मद हारिस हैं। उनको इंटरनेशनली भी हम ग्रूम कर रहे हैं और नेशनल लेवल पे भी, पीएसएल में भी। लेकिन उनको 2-3 अच्छी इनिंग खेल के देनी होंगी, अदरवाइज नहीं तो फिर अब जिस तरह हमने देखा कि आजम खान एज ए विकेट कीपर बैटर खेले हैं और बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेले हैं, तो उनको भी T20 की पाकिस्तानी टीम में एज ए विकेट कीपर बैटर भी सेलेक्ट किया जा सकता है, एज ए मिडिल ऑर्डर बैटर भी सेलेक्ट किया जा सकता है। तो हारिस की ये चीज तो बहुत अच्छी है कि कॉन्फिडेंस है, बड़ी दलील से बैटिंग करते हैं। लेकिन ये सब चीजें उस वक्त ज्यादा अच्छी लगती है कि जब आप रन भी स्कोर करें। अगर आपने 1-2 अच्छे शॉट लगा दिया और फिर फौरन आउट हो गए तो फिर वो बात नहीं रहती। तो ये हारिस को जरा सोचना होगा, देखना होगा।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बात आपने अच्छा किया, ये मवाजना कर ही दिया, क्योंकि मेरा अगला सवाल भी इसी हवाले से था कि अब ये दूसरा ऑप्शन जो है वो बड़ी तेज़ी से आज़म खान जो है वो बनते जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर अपनी बैटिंग की वजह से उन्होंने एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट अपना छोड़ा है इस सीज़न के अंदर। और अब बज़ाहिर लगता ये ऐसा है कि आने वाले मैच में, आज के मैच में वो अनस्टॉपेबल होंगे, और अगर आज भी वो अगर स्कोर कर जाते हैं तेज़, तो फिर यकीनन अब सेलेक्टर्स की नज़रें जो हैं वो आज़म खान पर होंगी। और हारिस की परफॉर्मेंस क्योंकि गैर तसल्ली बख्श रही है, तो यकीनन अब उनके लिए कम बैक करना अब थोड़ा मुश्किल ही होगा। तो ये मवाजना आपने बिल्कुल ठीक किया कि आज़म खान जो है वो अगले उम्मीदवार हैं। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जी, अब ज़रा एक और सवाल है अच्छा, वो, जी जी हाँ, एक चीज और मैं कहूँ, जी जी देखिए ज़रूर अभी हमने इस टूर्नामेंट में हसीबुल्ला को भी देखा है, जी। बलूचिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन, तो उनको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो हारिस के लिए अब दोहरी 3-4 उनको खिलाड़ी आ रहे हैं जो सामने आ रहे हैं, तो जी हारिस को बहुत सोचना होगा अगर उन्हें इस तरह से अपनी टीम में जगह रिटेन करनी है। जी, आप अपना सवाल बिल्कुल कीजिए। ठीक है। अच्छा, अब मैं आऊँगा ज़रा लाहौर कलंदर के हवाले से, क्योंकि सवालात बहुत सारे हैं, और आज की शिकस्त के बाद एक सवाल जो पिछली दफ़ा भी हमें भेजा गया था वो ये कि ये फ़खर ज़मान के ऊपर लाहौर की टीम बहुत ज़्यादा रिलाई करती है, लेकिन फ़खर ज़मान जो हैं वो भी कंसिस्टेंट नहीं है। बड़ी परफॉर्मेंस उन्होंने यकीनन दी है यहाँ पर, लेकिन अहम मैचेस के अंदर, और जैसे ही आप डेथ स्टेजेस की तरफ जा रहे हैं वहाँ पर अगर आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी, तो ये अच्छा साइन नहीं है, या उसको हम कहते हैं कि अच्छा शगुन नहीं है लाहौर कलंदर्स के लिए। जी नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, फखर प्लेयर बहुत बड़े हैं और उनके ऊपर टीम डिपेंड भी करती है, लेकिन अगर वो मुस्तकिल इस तरह से फेलियर जाएंगे तो फिर, अरे अभी तो फखर को नहीं हटाएंगे, आगे मैचेस में भी जी फखर टीम का हिस्सा तो रहेंगे, लेकिन फखर को ये सोचना होगा कि उनकी पूरी बैटिंग स्ट्रेंथ में देखते हैं तो फखर जैसा पाएगा बैट्समैन अगर टॉप ऑर्डर की बात करते हैं स्पेशली, तो है नहीं लाहौर के पास। जी तो ये तो फखर के लिए जिम्मेदारी भी बनती है, एज ए बैटर भी और एज ए टीम मेंबर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार वो अच्छा खेलें। असल में जिस तरह के प्लेयर हैं ना फखर, वो चांस देते हैं बिल्कुल क्योंकि वो खुलकर खेलते हैं, जो खुलकर खेलते हैं तो चांस भी उनके निकलते हैं। लेकिन साथ साथ आपको जॉस बटलर भी बनना पड़ेगा कि जो खुलकर भी खेलते हैं और चांस भी कम देते हैं। आपको दीगर विराट कोहली भी बनना पड़ेगा। तो सारी चीजें हैं, बड़े खिलाड़ी बनने के लिए आपको अपनी जो गलतियां उनको भी सामने रखना पड़ता है। ये बात सही है कि फखर ने एक दो बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है यहाँ पर लाहौर के लिए, लेकिन कंसिस्टेंसी उनकी नहीं है। आज भी और पिछले मैचेस में भी वो अर्ली आउट हो गए हैं, और ये थोड़ा सा कंसर्न ना सिर्फ फखर के लिए बल्कि खुद लाहौर कलंदर्स के लिए भी है। जी और अब आज शिकस्त हो गई, क्योंकि सारे मैचेस वो जीत रहे थे, तो ये चीजें छुप रही थी। अब चूंकि वो मैच हारे हैं तो ये चीज अब ज्यादा मेरे ख्याल है नुमाया हो गई ज्यादा है। सामने आएगी उभर के। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुनीर भाई, गुफ्तगू जारी रखते हैं। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम हमारा। बच्चों से आग लगे, यूं ही मैदान सजे, खेल में खोने लगे, शोर शराबा होने लगे। बच्चों से आग लगे, यूं ही मैदान सजे। बच्चों से आग लगे, यूं ही मैदान सजे, खेल में खोने लगे, शोर शराबा होने लगे। बच्चों से आग लगे, यूं ही मैदान सजे। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। आज का जो मैच खेला गया उस हवाले से हमने गुफ्तगू की, और साथ साथ जो अब मैच अब से कुछ देर बाद जिसका आगाज़ होगा, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर मुल्तान को पहले बैटिंग करने का मौका दिया है। तो जनाब, ये अब मैच बड़ा इम्पोर्टेंट हो चुका है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के हवाले से बात हुई है। इस पूरे सीज़न में बड़ी शानदार कारकर्दगी रही है, लेकिन मुल्तान सुल्तान जो आखिरी चंद मैचेस रहे हैं उसमें कारकर्दगी का जो ग्राफ है वो नीचे नज़र आया, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई है, और बड़े सही वक्त पर उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है। तो इस हवाले से हम अपने एक्सपर्ट से बात कर रहे थे। मुनीर अल हक साहब लाइन पर मौजूद हैं, स्पोर्ट्स तजियाकार हैं, उनसे हम बात कर रहे थे। मुनीर भाई, ये फरमाइएगा जी कि ये जो कंडीशंस हैं,
अब बॉलर्स को ऐसा लगता है कि आगे चल के ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और साथ ही क्योंकि इतने मैचेस अब ये तमाम टीम्स खेल चुकी हैं, बॉलर्स को काफ़ी हद तक रीड कर चुकी हैं। तो अब क्या समझते हैं कि बॉलर्स के लिए अब मुकाबला कितना मुश्किल होता चला जा रहा है, और ख़ासतौर पर जैसे अभी हमने बात की चंद एक बॉलर जिनका स्टार्ट अच्छा हुआ, उनकी कारकर्दगी में भी हमने देखा है कि थोड़ा सा ठहराव आ गया, और अब क्या उनके बारे में आपकी राय है? मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से बात कीजिए, क्योंकि कंडीशंस अब जो हैं वो बैट्समैन के मिजाज के मुताबिक होती जा रही हैं और उनको बहुत सपोर्ट भी कर रही हैं। क्या वाक़तन ऐसा है? देखिए, आज जिस तरह आपने कीजिए, आप सवाल पूरा कर लें। जी, मैं ज़रा कंडीशंस के हवाले से बात कर रहा हूँ मुनीर भाई। मेरी आवाज़ आपको आ रही है? बिल्कुल आ रही है, जी, बिल्कुल आ रही मैंने अर्ज़ ये की है कि ये जो कंडीशंस हैं, आप बैटर्स को ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं, तो बॉलर्स के लिए आगे चल के आपको लगता है कि मामला थोड़े मुश्किल होंगे? है। डिपेंड करता है, हो सकता है कि मुश्किलात हो, लेकिन आज जिस तरह आपने बताया कि शाहबाज ने टॉस जीतकर पहले मुल्तान को बैटिंग की दावत दी है, तो इसका मतलब ये है कि शादाब जो हैं वो अपने बॉलर्स पर ज्यादा इन्हिसार कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुल्तान की बैटिंग लाइन बहुत मजबूत है। जी, तो अगर वो कितने भी रन बना लेंगे, मुल्तान चेस कर सकता है। तो जी। वो शायद अपने बॉलर्स को पहले गेंदें देना चाह रहे हैं, गेंद करार करके वो जल्दी आउट करें तो उनकी टीम उसको चेस कर ले। मुझे ऐसा लग रहा है जी, जी। कि आज उन्होंने अपने बॉलर पर कॉन्फिडेंस इजहार किया, बजाय कि वो पहले अपने बैट्समैनों पर करते हो, क्योंकि मुल्तान का जो मेन स्ट्रेंथ है वो उनकी बैटिंग है। बिल्कुल। तो अगर उनके बैट्समैनों से अपने कम रन बनाए तो फिर इस्लामाबाद के लिए इतना मसला नहीं होगा। जी, तो मेरा ख्याल है उनके बॉलर्स को आज बहुत जान मारनी पड़ेगी, क्योंकि काफी बड़े बड़े नाम हैं मुल्तान में जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जी, बिल्कुल ऐसा ही आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नाम तो उनके पास यकीनन बड़े हैं। अच्छा जी, अब शादाब की कारकर्दगी के हवाले से भी, क्योंकि बहुत सारे उनके फैंस हैं, सवालात भेजते हैं, ये पूरा सीज़न कैसा आपको नज़र आया? ख़ासी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और बड़ी बेजा तनकीद हो रही है। मैं गुज़िश्ता रोज़ देख रहा था कि वो पोस्ट मैच जो डिस्कशन होती है उसके अंदर भी कोई कमेंटेटर हैं या क्या उनको कह लीजिए, वो उनको इस पे भी तनकीद का निशाना बना रही थी कि शायद आपकी शादी के बाद कोई परफॉर्मेंस जो है वो कुछ खातिर खा उसमें बेहतरी नहीं आ रही है। तो ये भी मामलात हैं। क्या वाक़तन तमाम चीज़ें काम करती हैं? मैं ज़रा इससे थोड़ा सा हट के चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू कर ली जाए, क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ के ऊपर जो है वो तनकीद बहुत ज़्यादा की जाती है। जी, शादाब की जो कारकर्दगी है जाहिर है इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं है कि जिस पर वो किया जाए। बेसिकली तो वो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। जी, जी, हम जी, तो उनको एज ए बॉलर रूप में देखते हैं, बैटर तो वो बाद में हमें नजर आते हैं। जी, लेकिन कुछ ऐसी कारकर्दगी उनकी है, असल में बहुत इंजरी का शिकार रहे जी। बहुत अरसे, उसके बाद फिर वापस आए हैं, तो कोशिश तो अपनी तौर से कर रहे हैं। एक आध मैच में तो उनकी बड़ी अच्छी बॉलिंग थी, हमने खुद देखा था। बैटिंग में भी वो अपने तौर से कोशिश करते हैं, लेकिन आज और ये जो बड़े मैचेस शुरू हो रहे हैं, जो डू और डाई वाले मैचेस हैं, उसमें उनको जो है बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा अपनी कारकर्दगी पर। असल में बात यह है कि टीम जीत जाएगी तो फिर शादी के ऊपर भी बहुत सारी चीजें छुप जाएंगी। टीम हारेगी तो कप्तानी के ऊपर बात आएगी और उनकी पर्सनल कारकर्दगी की बात आएगी। तो ये चीज जरा हमें देखने की, हम लोग असल में समझ ही नहीं, शादाब अपने आप को एज एन ऑलराउंडर बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, जी। बट स्टिल वो हमारे लिए बॉलर ही हैं। बिल्कुल हम ठीक है। उनको इतना जो है उनको हम खिलाते हैं, उनकी अपनी लेग स्पिन की वजह से हम उनको एज एन ऑलराउंडर नहीं खिलाते। उनका एडिशनल है थोड़ा कि वो बैटिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी है लोगों को कि शादाब है कुछ बैटिंग कर लेंगे, बट वो जो ट्रूली ऑलराउंडर होता है उससे अभी खासे दूर है। अभी खासी मेहनत करने की उनको जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी मुनीर भाई, अब वक्त हमारे पास थोड़ा सा है। जो कराची और कोयटा के शायकीन हैं बहुत ज़्यादा नाउमीद हैं, और कल के रोज़ जो मैच खेला गया उसके हवाले से भी बहुत सारे पैगामात और सवालात थे। मैंने कोशिश ये की कि आज ज़्यादा आज के मैचेस के हवाले से जो आज खेला गया उस पर और बात कर ली जाए। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर आप खुद ही कुछ कह दीजिए। दोनों की जो कारकर्दगी है वो बहुत बड़ा सवालिया निशान रहा है, और कल कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो मैच जीतने में कामयाब रही है, लेकिन स्कोर अगर देखें तो देखकर मायूसी होती है कि ये वही एवरेज स्कोर है जो कराची की टीम का जो है वो रहा है करीब करीब। जी देखिए, कराची पिछली दफा 10 मैच खेली, 9 मैच हार गई, 1 मैच जीती। जी इस मतलब अभी तक 9 मैच खेले, 7 मैच हार गई। सबसे ज्यादा मैचेस हारने वाली टीम है। बिल्कुल। और जो परफॉर्मेंस है वो पिछली दफा तो उनके कप्तान बाबर आजम की परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इस मरतबा इमाद वसीम ने एज ए कैप्टन या एज एन ऑलराउंडर बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। तो ये थोड़ा सा एक फर्क तो
नजर आता है कि कराची की टीम की कुछ बेहतर, थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि मार्क्स ज्यादा दे सकते हैं अगर लास्ट टाइम की बात करें, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट तो इतना खराब है। और अगर ये बिल्कुल छठे नंबर पर आते हैं और आखिरी मैच भी ये लाहौर से इनका है, पता नहीं जीत पाते हैं यानी नहीं जीत पाएंगे, तो फिर तो तनकीद का निशाना बनना पड़ेगा। शाहिद आफरीदी ऑलरेडी एक टीवी प्रोग्राम में बरमला कह चुके हैं वसीम अकरम के बारे में कि वसीम अकरम साहब, आप ऑस्ट्रेलिया में रह के अगर टीम को कोच करेंगे तो नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। तो फिर जब टीम हारती है तो इस तरह की बातें भी होती हैं और फिर उसमें बहुत ज्यादा तनकीद भी होती है। खुद हम वसीम अकरम को भी देखते हैं कि जिस वक्त टीम हार रही होती है वो बड़े प्रेशर में हमें नजर आ रहे होते हैं। जाहिर है टीम के प्रेसिडेंट हैं, इतना पैसा उनको मिल रहा है इस फ्रेंचाइज को चलाने के लिए, तो अगर इस तरह की कारकर्दगी रहेगी कि जिसके मेंटोर जो हैं वो वसीम अकरम हो, तो तकलीफ दे बात तो है कराची के लिए भी और कराची के शायकीन के लिए भी। दूसरे कोयटा की टीम भी कराची ही की तरह कराची की फेवरेट टीमों में से है कोयटा की टीम भी, और लोग कोयटा और कराची को अपनी ही टीमें समझते हैं। सरफराज से बड़ी मोहब्बत है सबको। अनफॉर्चुनेटली 2019 के बाद से मुस्तकिल प्लेऑफ से बाहर हो रही है इनकी टीम। इस मरतबा और ज्यादा पोजीशन खराब नजर आ रही है। अब कल इंजरी भी हुई है, लेकिन पता ये चला है कि इंजरी बहुत सीरियस नहीं है, उनकी फ्रैक्चर वगैरह नहीं हुआ है। सरफराज अहमद की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये मैच से पहले ही डिसाइड होगा कल कि वो खेलते हैं नहीं खेलते। जेसन रॉय की वापसी हो जाएगी क्योंकि वो 7 मार्च को वापस आना था उन्होंने बांग्लादेश में वनडे सीरीज खत्म हो गई, तो हो सकता है कल वो अवेलेबल हो, लेकिन अब वक्त गुजर गया है, चिड़िया चुग चुकी है खेत। अब कोयटा के लिए कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि ये जीत भी जाएंगे तो पेशावर की टीम अपने तीनों मैच तो नहीं हारेगी। वो भी जिस तरह खेली है और आज जिस तरह खेली है उसके बाद तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत बहाल हो गया है। एक मतलब फिर हमें इस कड़वा घुट पीना पड़ेगा कि कराची और कोयटा की टीमें PSL सीजन 8 से बाहर हो गई हैं। ठीक है जी मुनीर भाई, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने की है। कमोबेश तमाम ही जो सवालात हमें बज़रिया सोशल मीडिया भी मौसूल हुए उसके भी आपने बड़े खूबसूरती से सबके जवाब दिए, और यकीनन जो शायकीन हैं जो इस PSL पे गहरी निगाह जो है वो रख रहे हैं, मैचेस को देख भी रहे हैं, महसूस भी हो रहे हैं और जानना भी चाहते हैं कि क्या कुछ हो रहा है या होने वाला है, उसके ऊपर बड़ा खूबसूरत तज्ज़िया और तबसरा आपने किया। तो नाज़रीन, ये आज हमारा प्रोग्राम था। कोशिश हमने की कि जो मैचेस खेले गए, गुज़िश्ता रोज़े खेला गया, आज सुबह एक मैच खेला गया यानी शाम के वक्त, तो उसके ऊपर बात कर ली जाए और अब से कुछ देर बाद जिस मैच का आगाज़ होने जा रहा है उसके ऊपर हम बात कर लें। तो मैच अब क्योंकि शुरू हो चुका होगा और इंशाल्लाह आगे चल के इसके ऊपर जो है वो तफसीलन गुफ्तगू की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वक्त हमारा ख़त्म हो गया। तो बहुत सारे आपको और दीगर सवालात हैं जिसको इंशाल्लाह इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाएंगे। हमारी खुसूसी प्रोग्राम जारी रहेगा। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।